नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट में। और आज हम रात को वीडियो ना बना करके दिन में वीडियो बना रहे हैं। रात में भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो यूपी स्पेशल वाले पेपरों की बनाई थी। और जी ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो एथिक्स के पेपर का है, जीएस पेपर नंबर 4। ठीक है। और ये क्वेश्चन उस टाइप के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो कोट आती हैं, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कोट आ गई, मार्टिन लूथर किंग की कोट आ गई, महात्मा गांधी की कोट दे दी। और एथिक्स में हमें उस पर लिखना होता है। कभी कभी समझ में आता है, अगर आपने नहीं देखा होगा या आपको कोई आइडिया नहीं हो इस चीज़ का कि इस कोट पे हम कैसे आंसर लिख सकते हैं, वो भी कभी 150 वर्ड में पूछ ले और कभी 250 वर्ड में या 200 वर्ड में पूछ ले, तो उस पर क्या लिखें हम नहीं पता होता कि कैसे उसको फ्रेमिंग करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसको मोड़ दें आंसर को, है ना। तो आप इस सब सारी जो दुविधाएं हैं आंसर की, वो मैं कराऊंगा इनको। तो इस वाली वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, जो कोट से संबंधित है। किसी ने कोट दी, जैसे ये पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कोट है। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं बोल के बता रहा हूँ कि मैं एक ऐसे समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मानता हूँ। मतलब वो कहते हैं कि एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। कोई समाज कितना विकसित होगा वो इससे देखा जाएगा कि उस समाज में महिलाएं कितनी विकसित हैं। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कोट है। ठीक है। ये आपके सामने कोट है। अब सपोज करो कि आपको नहीं पता कि यार ये एथिक्स में क्वेश्चन आ गया और आपको लिखना क्या है इसमें। ठीक है, ये तो सिंपल सा एक कोट हो गया, इस पर कैसे लिखा जा सकता है। तो आइए देखिए कि कैसे इसकी फ्रेमिंग होगी। तुम अगर आईबीसी फॉर्मेट को नहीं बोलोगे कि हाँ किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम आईबीसी फॉर्मेट में लिखा जाए, एथिक्स का पेपर भी, ये कोट को भी तुम उस तरीके से लिखोगे जैसे कोई जीएस का 1 2 3 4 का पेपर लिख रहे हो, है ना। 4 का तो ये है ही। तो देखो इसमें आया, आखिर महिलाओं द्वारा हासिल किया गया सफलता, महिलाओं की किस स्टैंडर्ड तक वो विकसित है उस समाज में, महिलाओं को क्या अधिकार मिले हुए, मतलब महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो हमने जो स्टार्ट किया क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन लिया, तो इंट्रोडक्शन भी कैसे शुरुआत किया, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर लिखी गई पंक्तियाँ महिला विकास व प्रगति की सापेक्ष अनुपातिकता को व्यक्त करती हैं। वो कहता ही है समुदाय कितना प्रगतिशील है, ये इससे तय होगा कि महिलाएं उस समाज या समुदाय में कितनी प्रगतिशील हैं, है ना। तो उसी कोट के बारे में हमने लिखा कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर लिखी गई ये पंक्तियाँ महिला विकास व प्रगति की सापेक्ष अनुपातिकता को व्यक्त करती हैं। ठीक है, आइए अब हेडिंग बना लेते हैं। और हेडिंग हमने बनाया महिला विकास व प्रगति को, कि कैसे महिला विकास व प्रगति को देखेंगे। ठीक है, तो आइए पॉइंट वाइज करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, महिला आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर इनको ही सफलता हासिल नहीं होगी, अगर यही विकसित नहीं होगी, तो कैसे कह सकते हो कि एक समाज विकसित है, एक देश विकसित है, एक समुदाय विकसित है। सेकंड, सामाजिक परिवर्तन। अमर्त्य सेन ने महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन की एजेंसी कहा। ये जो आप देख रहे हो ना, इस आंसर में जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कोट, इनको आप ऐसे राइटिंग करोगे ना, उसमें बहुत इस्तेमाल होते हैं ये। कभी कभी एथिक्स के जो क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है और जो कंटेंट हमारे पास होता है, और ऐसे लिखते हैं जब हम, अमूर्त वाले ऐसे, उनका जो कंटेंट होता है लगभग सेम और मर्ज कर जाता है, क्योंकि चीज़ें वही लिखनी होती हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में अमर्त्य सेन ने कहा कि ये महिलाएं सामाजिक परिवर्तन की एजेंसी होती हैं। कैसे एजेंसी होती हैं वो आप देखिए कि एजेंसी कैसे होती हैं। शिक्षित अगर महिला होगी तो परिवार व बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देगी, है कि नहीं। स्वस्थ अगर महिला हुई, अगर उनकी शिक्षा अच्छी हुई है, अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, तो परिवार के स्वास्थ्य पर वो ध्यान दे पाएंगी ज़्यादा, है ना। कुपोषण व बीमारियां कम होंगी फैमिली में। विकसित महिलाएं अगर हुई, जैसे जॉब वगैरह करती हो, है ना, किसी पर डिपेंड ना होकर के खुद ही इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो, तो सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार होगा। वो समाज की जो दबी
चीज़ें हैं जो उनको दबाती हैं, ऐसी कुरीतियाँ, ऐसी प्रवृत्तियाँ, ऐसी पुरातन व्यवस्था जो उनके विकास को अवरुद्ध करती है, उन पे वो प्रहार कर पाएंगी। दहेज प्रथा जैसी चीज़ें रुकेंगी अगर विकसित होंगी। जैसे आजकल देखने में मिल रहा है, भाई महिलाएं अगर जॉब कर रही हैं, अगर वो नौकरी में हैं, तो क्या उम्मीद करते हो कि आप अब भी अगर उनसे शादी करते होगे और वो तुम उनसे दहेज की डिमांड करोगे? तो है कि नहीं? अगर विकसित महिला होंगी तो इस चीज़ पे प्रहार होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अंत्योदय सिद्धांत के अनुरूप, थर्ड पॉइंट, अंत्योदय सिद्धांत का मतलब है समाज के अंतिम पायदान पर बैठा वर्ग, और उसमें महिलाएं। चूँकि महिलाएं सीमांत व शोषित वर्ग में हैं, अतः जिस समाज में ये विकसित होंगी, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो समाज कैसा होगा? समावेशी विकास। वह समाज कैसा होगा? समावेशी। इस समाज के बहुत सारे वर्ग हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, पुरुष, है ना। और ज़्यादा बांटोगे तो उसमें जाति वर्ग में चले जाओगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बाद दलित वर्ग। तो जब ये सारे वर्ग हैं, इस तरीके से अगर समाज को हम देखते हैं, तो हम कहते हैं कि अंतिम पायदानों पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सामाजिक न्याय मिले, उस समाज के विकास में हिस्सा मिले, तभी तो समाज समावेशी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महिला विकास का बहुआयामी प्रभाव। बहुआयामी प्रभाव, अगर महिला विकसित होती हैं तो उनका बहुत सारे डायमेंशंस पे प्रभाव पड़ता है। तो हमने एग्जाम्पल दे लिया, एक कोट उठा के देख लिया, एक फैक्ट उठा के देख लिया कि क्रिस्टिन लिगार्ड ने बोला था कि अगर भारत की जीडीपी 27% बढ़ जाएगी, 27% बढ़ जाएगी यदि महिलाओं को नियोजित किया जाए। अगर महिलाओं को वर्क फोर्स में ले लिया जाए, कार्यबल में ले लिया जाए, तो भारत की जीडीपी कितनी बढ़ सकती है? 27% बढ़ जाएगी। ये हमने डाल दिया। बिघम यंग ने बोला था कि पुरुष शिक्षा, अगर पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो एक पीढ़ी सुधरेगी, अगर महिला को शिक्षित किया जाता है तो 2 पीढ़ी सुधरेंगी। ठीक है, आपको नहीं लग रहा कि इन सब, ये जितना भी कंटेंट आप यहाँ लिख रहे हो, ये ऐसे में भी इस्तेमाल हो जाएगा? ठीक है ना। और उसके बाद आप वही IBC फॉर्मेट के हिसाब से अब उसको हमेशा याद रखिए आप, और लास्ट में कंक्लूड कर दो। अतः इन्हीं कारणों से अम्बेडकर का यह कथन आज के महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, विकास के प्रयासों में महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बेहतरीन हो गया। कुछ फैक्ट डाले, कुछ पॉइंट डाले, है ना, कुछ और व्यक्तियों के कोट डाले, अमर्त्य सेन को ले लिया, क्रिस्टिन लिगार्ड के पॉइंट को ले लिया हमने, बिघम यंग के पॉइंट को ले लिया, उस तरीके से वो क्वेश्चन बेहतरीन बन गया। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन को। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कोट है। वो कोट क्या है? वो कहते हैं, देखो साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान देना। प्रत्येक व्यक्ति को यह तय करना है, प्रत्येक व्यक्ति को यह तय करना होगा कि वह रचनात्मक परोपकारिता के प्रकाश में चलेगा या विनाशकारी स्वार्थ के अंधेरे में, या वो रचनात्मक परोपकारिता के प्रकाश में चलेगा या विनाशकारी स्वार्थ के अंधेरे में। तो इस वाले कोड में आपने देखा होगा कीवर्ड ढूंढने होते हैं हमको कि किस पे लिखना है हमको। तो हमें कीवर्ड मिल गए, परोपकारिता मिल गया, और दूसरा मिल गया हमें विनाशकारी स्वार्थ, मतलब स्वार्थ मिल गया और परोपकारिता मिल गया, जिसका जिक्र हमको इसके आंसर में करना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सीधा। तो हमने स्टार्टिंग करी तो परोपकारिता को ले लिया इंट्रोडक्शन में। परोपकारिता के महत्व को उजागर करती ये पंक्तियाँ भारत के प्राचीन मूल्यों के साथ साथ परोपकार के व्यक्ति पर प्रभाव का विवेचन करती हैं कि परोपकार का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी कोट थे कि परोपकारिता के प्रकाश में चलना है आपको या विनाशकारी स्वार्थ के अंधेरे में। अगर आप परोपकारिता में नहीं चलोगे तो आप विनाशकारी स्वार्थ के अंधेरे में जाओगे। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, है ना। तो प्रमुख बिंदु क्या है? परोपकार परम धर्म है, जैसे तुलसीदास ने कहा है। तुलसीदास ने क्या कहा है? हमने पॉइंट डाला कि परोपकार परम धर्म है, तो तुलसीदास ने इसके बारे में कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास ने कहा। अब देख लो ये सब चीज़ें कितनी इस्तेमाल होती हैं क्वेश्चनों में, और एथिक्स में बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होती हैं। जितनी ज़्यादा इस्तेमाल कर सको आप, जितना लोगों को नाम लेकर के कोड ले सको, 2-4 बीच में फैक्ट डाल सको जहाँ ज़रूरत हो उसकी,
है ना। और यही चीज़ें ऐसे में भी इस्तेमाल होती हैं जो अमूर्त ऐसे होते हैं उनमें। सेकंड, परोपकार व्यक्ति के पथ को प्रकाशमान करता है, उसकी पीड़ाओं को दूर करता है। और ये कोड देखो, ये ऐसे में बहुत देखा होगा, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। एक ये पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर से परोपकार को लेते हैं। परोपकार करने वाले व्यक्ति को इससे रचनात्मक मानसिक लाभ होता है कि नहीं होता? कभी भूखे को खाना खिला के देखा है, बड़ा अच्छा लगता है। प्यासे को पानी पिला के देखा है, बड़ा अच्छा लगता है। तो वही है ना, परोपकार से रचनात्मक मानसिक लाभ होता है। कई विद्वानों ने देने के सुख को सर्वोच्च सुख कहा है। ठीक है जी, परोपकार का कंटेंट लगभग कंप्लीट हो गया है। हमें दूसरा पार्ट भी उस क्वेश्चन का कंप्लीट करना है, वो था स्वार्थ। और स्वार्थ की आप हेडिंग डालोगे, स्वार्थ की हेडिंग डालोगे। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे शब्दों पे आप गौर करें। स्वार्थ के बारे में आप एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थिंकर का नाम जानते होंगे, हॉब्स, है ना। तो हॉब्स ने बोला था कि स्वार्थ मनुष्य का मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति बताया, किंतु इसके निम्न हानिकारक प्रभाव है। देखो, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ ज़रूरत थी अगर आपको पता है कि ऐसा कुछ किसी थिंकर्स ने बोला है। मैं कह रहा हूँ ना, प्रभाव होता है बहुत। पीछे आपने तुलसीदास का नाम ले लिया था परोपकार में, यहाँ आपने स्वार्थ में आते ही हॉब्स का नाम ले लिया और ये कनेक्टिंग वर्ड के रूप में आपने ऐड कर दिया, क्योंकि दूसरा पार्ट हमको कंप्लीट करना है, वो है विनाशकारी स्वार्थ के रूप में। तो उसके बारे में हमें बताना है कि कैसे विनाशकारी है। तो आइए इसके हानिकारक प्रभाव को देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की स्वार्थ संतुष्टि संभव नहीं है। और इसके बारे में अगर यहीं आप कोट कर देते, वही पर्यावरण को लेकर के महात्मा गांधी का कोट है कि इस पृथ्वी पर जितना भी संसाधन है वो सबके लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच और स्वार्थ के लिए पर्याप्त नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति की स्वार्थ संतुष्टि संभव है। स्वार्थ अनियंत्रित भोग विलास को जन्म देता है। ठीक है, अनियंत्रित भोग विलास को जन्म देता है। अगर स्वार्थी आप हो जाते हो तो आप भोगना चाहते हो, किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा भोगना चाहते हो। और ये आधुनिक प्राकृतिक क्षरण की जो समस्या है वो इसी का कारण है, स्वार्थ का कारण। स्वार्थ अगर है तो संवेदना, करुणा जैसे मूल्यों को समाप्त करता है स्वार्थ, है ना। यही आप ऐड करते हो। कहीं आप देखोगे भ्रष्टाचार की समस्या क्यों होती है? स्वार्थ की वजह से होती है। आगे, अतः अब आप कंक्लूड कर दोगे, क्योंकि शब्द सीमा की भी तो कुछ कहानी है और पार्ट भी पूरे करने हैं, क्वेश्चन के जो भी पार्ट हैं। अतः मार्टिन लूथर किंग के अनुसार हमें संकीर्ण स्वार्थों के जरिए परोपकार के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, है। हमें संकीर्ण स्वार्थों के बजाय, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके। ये जरिए नहीं है, बजाय होना चाहिए। हाँ, अतः मार्टिन लूथर किंग के अनुसार हमें संकीर्ण जो स्वार्थ है हमारे, उनके बजाय परोपकार के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके। जैसा कि रहीम ने दोहे में कहा, क्या कहा? रहीमन यो सुख होत है परोपकारी संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि तुम ऐसे लिख रहे हो कि एंड में कोट के साथ समाप्त कर दिया। हाँ, लेकिन कमाल है ना, एथिक्स को भी तुम इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे कोट वाले क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। आंसर ज़बरदस्त है, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो 20 मिनट का लगभग बन जाएगा, पर देख लेते हैं। ओके, अगला कोट किसका है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। ठीक है, वो कहते हैं कि आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें, ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। और करते हैं, पेरेंट्स लोग अपना पूरा जीवन खपा देते हैं अपने बच्चों के लिए। और इसे हम किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे इनके कोट को, और किस तरीके से लिखेंगे? देखो, सब्जेक्टिव पेपर का कमाल यही होता है कि सब अपने अपने तरीके से उसको सोच रहे होते हैं और अपने अपने तरीके से लिखते हैं। शब्द सीमा इतनी कम होती है कि हाँ, सबके आंसर लगभग उस वे में अगर जा रहे हो तो वो सबके आंसर भी ठीक होते हैं। तो आइए, ये कहना यही चाह रहा है, लगभग समावेशी विकास की तरफ जा रहा है। सतत विकास की जब हम बात करते हैं, यही तो कहते हैं कि आज की पीढ़ी की जो वर्तमान ज़रूरत है वो पूरी हो सके, और आने वाली पीढ़ी के लिए उन संसाधनों को हम बचा सकें। यही तो सतत विकास है। वही तो कहना चाह रहे हैं कि आज का बलिदान कर दें, ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लिखा गया है।
समावेशी विकास, अंतरपीढ़ी समता भविष्य के शैक्षिक विकास को दर्शाती है। ये पंक्तियाँ क्या बताती है? समावेशी विकास के बारे में बताती हैं, अंतरपीढ़ीगत समता के बारे में, व भविष्य के शैक्षिक विकास को दर्शाती है। शिक्षा के साथ साथ बाल विकास को संबोधित करती है। इतने की पॉइंट हमने यहाँ से निकाले, है ना। बच्चों का विकास था तो ये बाल विकास हो गया। आज का बलिदान अगर कर दें तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? एक अंतरपीढ़ीगत समता देख रहे हैं कि आज की पीढ़ी की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए उन्हीं संसाधनों से, उन संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल हो कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसा ना लगे कि हमारे पूर्वजों ने सारे संसाधन खत्म कर दिए और हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर दी। तो ये समावेशी विकास है। ठीक, आइए फिर इनके प्रमुख बिंदुओं को पढ़ते हैं कि आखिर प्रमुख बिंदु इसमें है क्या क्या। ओके, आज का बलिदान, पॉइंट उठाया सीधा सीधा क्वेश्चन का कि हम अपने आज का बलिदान दें। तो आज का बलिदान क्या? इससे तात्पर्य है ज़रूरतों या आधारभूत वस्तुओं के बलिदान से नहीं है। हम कह ही रहे हैं कि समावेशी विकास भी वही है ना। आज का बलिदान का मतलब है कि तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं या आधारभूत बेसिक चीज़ों की ज़रूरतें हैं उसके बलिदान से बिल्कुल नहीं है। इससे तात्पर्य है भोग विलास, अनियंत्रित लालच, इस सब का बलिदान करना है हमें, जो हमारी पीढ़ी आजकल कर रही है। ना तो हमें अनियंत्रित भोग करना है, अनियंत्रित लालच पालना है, स्वार्थ को पालना है, उसका विनाश करें, उसका बलिदान करें। ठीक है, अनियंत्रित लालच अगर हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? संसाधन समाप्त हो रहे हैं और ये भविष्य की पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। पर्यावरण का सबसे बेहतरीन मुद्दा है ये, क्योंकि पर्यावरण में हम इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत देखते हैं सतत विकास को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाए गए इसी चक्कर में कि इनकी पूर्ति हो, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दिया जा सके। नंबर 2, बच्चों का बेहतर कल कैसे होगा? तो ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट, ये सतत विकास रिपोर्ट के अनुरूप आने वाली पीढ़ियों की परवाह ना, तो पीढ़ियों की परवाह करने युक्त उपभोग करने पर हम उन गुणवत्ता युक्त व सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं, है ना। वही ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट है सतत विकास से संबंधित। अगर हम उसकी जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार चलें तो हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को एक गुणवत्ता युक्त, सुरक्षित व संसाधन सहित उनको एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। दूसरे अर्थों में आप इसे देख सकते हो कि ये पंक्तियाँ परिश्रम व सेवा भावना को व्यक्त करती हैं। मैं कह रहा हूँ ना, कितने डायमेंशन आप खोज पा रहे हो उसमें आंसर में, और आप किस डायमेंशन के साथ उस आंसर को कंप्लीट कर रहे हो। यही तो सब्जेक्टिविटी है मेंस के पेपरों में कि सबका आंसर अलग अलग होता है। ठीक है, आज का परिश्रम व सेवा भावना युक्त कार्य, विकास होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, आने वाली पीढ़ियों का बेहतर भविष्य होगा। ये हमने ऐसे लिखा जैसे कि कुछ मैथ के क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ए हो गया तो ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी आ गया, इक्वल टू ये आ गया। ऐसे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के आंसर को कि आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी रूप में आज पेड़ लगाना, तो ये समय का बलिदान है। एग्जाम्पल दिया गया है ये लगभग कि उदाहरण देखो तुम कि कैसे, और जोड़ा गया कि अगर तुम आज पेड़ लगा रहे हो तो ये समय का बलिदान है और आने वाले बच्चों को फल देगा ये इसी प्रकार से तो है। हम उस कोट की मूल भावना के साथ चले आ रहे हैं अब तक और कनेक्टिंग करते जा रहे हैं, और इस प्रकार समावेशी विकास के साथ मेहनत का मूल्य ये पंक्तियाँ उद्धृत करती हैं, है ना। कोट कंप्लीट, आंसर कंप्लीट। इस तरीके से 20 मिनट में हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एथिक्स के इसी प्रकार के क्वेश्चनों को कराने के लिए मुझे बताना आप ज़रूर कि मैं ये कंटिन्यू करूं। यूपी पीसीएस के स्पेशल पेपर जो 5 और 6 है वो मैं कराऊंगा और करा ही रहा हूँ, डेली करा रहा हूँ उनके आंसर। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे।